नमस्कार दोस्तों, योगेंद्र यादव के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। पहले ये महोदय वामपंथी विचारधारा के थे, लेकिन अब तो हमारे देश में वामपंथी विचारधारा खत्म हो रहा है। तो अब ये महोदय कांग्रेस के अघोषित नेता के रूप में कार्य करते हैं। एक डिबेट के दौरान एक कांग्रेस के अघोषित प्रवक्ता के रूप में बोल रहे थे। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता ने इनकी जुबानी कुटाई शुरू कर दी। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। कभी वो स्टेज आएगी क्या इस देश में कि हम वन वोट वन वैल्यू सही तौर पर पूरे देश में लागू कर पाएंगे कि एक लोकसभा, हर लोकसभा सीट में समान आबादी हो, चाहे वो सीट किसी भी राज्य में हो? योगेंद्र जी, आपका कहना सही है मानक जी। एक लोकतंत्र का सामान्यतः, अगर और कोई चीज ना हो तो एक सामान्यतः नियम होना चाहिए, वन वोट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। और वन वैल्यू का मतलब मोटे तौर पे ये होता है कि आप हर राज्य में हर जगह पे उतने ही लोग मिलके एक एमपी चुने जो कि किसी और राज्य में देगा। इसका असंतुलन हमारे देश में हो चुका है। सवाल यह है कि क्या उसको ठीक करना हमारी प्राथमिकता होना चाहिए, सामान्यतः होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक दूसरा सवाल इस वक्त है, और मैं बहुत संजीदगी से बात कहता हूं, लिखने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश चाहूंगा कभी इस पे गंभीर बहस हम कर सकें, कि हमारे देश में दो तीन जो हैं डिफरेंसेस, मैं उसे दरार नहीं कहता, दो तीन डिफरेंसेस ऑलरेडी हैं। दक्षिण उत्तर, हिंदी भाषी गैर हिंदी भाषी। और पिछले 20 साल से आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत संपन्न और आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत गरीब इलाके। और दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ये तीनों जो लाइनें हैं वो मोटे तौर पे एक साथ हैं। तीनों लाइनों में दक्षिण के राज्य एक तरफ हैं, तीनों लाइनों में उत्तर के हिंदी बट्टी के राज्य एक तरफ हैं, पूर्व और पश्चिम के राज्य कभी लाइन के इस तरफ है, कभी इस लाइन के उस तरफ है ना। इसलिए अगर आप देश का दीर्घकालिक हित चाहते हैं तो कोई भी आपको कहेगा कि अब एक चौथी लाइन इसके ऊपर मत खींचो, हो सके तो उन तीन लाइनों को कमजोर करो, चौथी लाइन मत खींचो। इसलिए मेरा अपना मानना है कि इस केस में जो आप कह रहे थे वो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, लेकिन इस केस में फेडरल प्रिंसिपल को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के ऊपर रखिए। इस देश को एक नया फेडरल कॉम्पैक्ट चाहिए। बस एक सैद्धांतिक बात कह के मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। हमें एक फेडरल कॉम्पैक्ट चाहिए, और फेडरल कॉम्पैक्ट ये है कि उत्तर भारत, जहां से मैं भी हूं हिंदी भाषी, उत्तर भारत के हिंदी भाषी अपनी जनसंख्या की धौंस दिखाना बंद कर दें, और दक्षिण और पश्चिम भारत के भारतवासी अपनी जीएसटी और टैक्स कंट्रीब्यूशन की धौंस दिखाना बंद कर दें। हम सब एक ही देश में हैं। एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉम्पैक्ट करें। पॉलिटिकल कॉम्पैक्ट ये कि लोकसभा की सीटें हम परमानेंटली फ्रीज कर दें। आज का जो प्रोपोर्शन है, संख्या आप 800 करना चाहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपोर्शन को आप फ्रीज कर दीजिए। लेकिन साथ ही साथ संसाधनों के बंटवारे में ये नियम बने और ये नियम जारी रहे कि अपेक्षाकृत संपन्न राज्यों के सबसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका इस्तेमाल इस देश के अपेक्षाकृत गरीब इलाकों के लिए किया जाएगा। तो दोनों ही इससे इसके हैं कि दोनों में एक ना एक साइड खुश होगी, एक ना एक साइड नाराज होगी, लेकिन कुल मिला के दोनों की खुशी और नाराजगी का संतुलन हो जाएगा और ये देश दीर्घकाल में चलेगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इन सवालों का सोचने से पहले हम सोवियत संघ का इतिहास पढ़ लें, हम यूगोस्लाविया का इतिहास पढ़ लें, दुनिया में देश कैसे बनते हैं, कैसे उन्हें चुनौती आती है, कैसे बचते हैं। इस सवाल पे संजीदगी से विचार करें। उसके बाद केवल अगले चुनाव में मेरी पार्टी कैसे जीत जाए, केवल इसकी सोच के हम देश में इतने बड़े फैसले ना लें। एक चीज में और हो सकती है कि आबादी के साथ साथ भौगोलिक क्राइटेरिया जो है ना, उसको भी अगर शामिल किया जाएगा ना। अभी मान लीजिए जैसे आपने कहा कि एक बराबर की जनसंख्या तय करे। अब जिस राज्य में जनसंख्या ही कम है, अब अरुणाचल में मान लीजिए जनसंख्या बहुत कम है और उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा है, तो वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे उतने वोटर हो सकते हैं? तो आपको कहीं ना कहीं भूगोल को भी देखना पड़ेगा कि भूगोल के हिसाब से भी कुछ सीटों का जो है उसमें प्रावधान है। जी विनोद जी, इसके लिए प्रावधान है। हमारा संविधान कहता है जिस भी राज्य की आबादी 60 लाख से कम है, कुल आबादी, उसको 60 लाख की बजाय आप 1 करोड़ कर सकते हैं। वहां पे ये बाकी नियम लागू नहीं होगा। इसीलिए अरुणाचल को 2 सीट मिला है, लद्दाख को 1 मिला है, नहीं तो लद्दाख को तो एक विधानसभा ना मिले आबादी के हिसाब से। मालदीव को मिला है। तो ये सब उसके हिसाब से एक चीज मैं दोहराऊंगी एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग रेपिटेटिव। नरेंद्र मोदी सरकार को किसी ने
यह क्रेडिट नहीं दिया था कि किसी दिन अनुच्छेद 370 खारिज किया जाएगा। किसी ने सोचा नहीं था कि राम मंदिर बन जाएगा, मंदिर वही बनाएंगे। और तो और किसी ने यह नहीं सोचा था कि CAA कानून पारित होगा। किसी ने यह नहीं सोचा था कि गुजरात में बीजेपी की सरकार UCC लाएगी। किसी ने यह नहीं सोचा था कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार UCC लाएगी। पर मोदी सरकार और डबल इंजन की बीजेपी सरकार ने वो कर दिखाया जो किसी की सोच के भी बाहर था। पहला बिंदु ये। दूसरा बिंदु ये, योगेंद्र यादव अपनी बात कहकर चले गए। मुझे पता है भली भांति मानक जी, आप कभी भी किसी के खिलाफ पर्सनल टिप्पणी पसंद नहीं करते, तो मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करूंगी। बट योगेंद्र यादव ने एक शब्द का इस्तेमाल किया आपके शो पर अपनी बात रखते वक्त। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह गैर जिम्मेदाराना तो नहीं है, पर उन्होंने सोचा कि ये जो एक सस्ती सी गुलाबी साड़ी में बिल को ओढ़कर पारित करने की कोशिश की, तो सस्ती गुलाबी साड़ी का मतलब क्या है? एज अ वुमन, महिला होने के नाते योगेंद्र यादव के इस कथन पर मैं अपना आक्रोश आपके लाइव शो पर जताना चाहती हूं। क्या मैं ऐसा कहूं, किसी कानून को लेकर, एक सस्ते गमछे को लेकर कानूनी प्रक्रिया पास करने की कोशिश की गई, या एक सस्ती धोती पहनकर, या एक सस्ता पजामा पहनकर, तो सस्ती गुलाबी साड़ी, ये कैसे कह दिया योगेंद्र यादव ने मानक जी? पॉइंट टेकन। तो पहली बात तो योगेंद्र यादव महिलाओं के बिल पर चर्चा करने से पहले महिलाओं के प्रति थोड़ा आदर सम्मान दिखाइए। स्वराज अभियान वाली नामक एक पार्टी आपने चालू की, आज तक उस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। आपने कहा बीजेपी हरियाणा हार जाएगी, जाट समुदाय बीजेपी के खिलाफ है। आपने कहा महाराष्ट्र में विदर्भ अब में। मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। मैं कह रहा हूं कि हारी हुई बाजी क्यों खेल रहे हैं आप? आंकड़े आपके पास है ही नहीं। नहीं मानक जी, हारी हुई बाजी का सवाल नहीं उठता। यहां विनोद अग्निहोत्री जी ने कई जो है विकल्प वो बताए। एक विकल्प ये है जो आपने भी दोहराया कि स्टैंडिंग कमेटी को बिल भेजा जा सकता है। एक विकल्प ये है कि 6 महीने तक स्थगित किया जाए और फिर इस पर दोबारा चर्चा की जाए। फिर तीसरा विकल्प यह भी है कि डिलिमिटेशन और सेंसस को रिजर्वेशन से अलग करके 543 वाला जो आंकड़ा है उस पर 33% रिजर्वेशन को लागू किया जाए। और चौथा विकल्प यह भी है, मैं बार बार कहूंगी, कभी भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को अंडर एस्टिमेट मत करिए, कुछ भी करिए। योगेंद्र यादव ने बार बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को 2014 से अंडर एस्टिमेट करते आए हैं। आज क्या हालत हो गई है? योगेंद्र यादव यहां वहां पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बैठते और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, फिर भी योगेंद्र यादव को अक्ल नहीं आई। पर मैं ये कहना चाहूंगी मानक जी, ये तो तय है, चाहे 543 पर 33% लागू हो या फिर 850 पर 33% लागू हो, यह बात तय है कि 2029 से 33% जरूर लागू होगा। यदि 543 पर लागू होता है तो महिलाओं का जो कोटा है वो लगभग 180 सीटों पर आकर रुक जाता है। यदि 850 का आंकड़ा ले तो महिलाओं का जो आंकड़ा है वो 273 प्लस हो जाएगा। अच्छा संजू वन सेकेंड। अभी आपने कहा कि 2029 से ये लागू हो ही जाएगा। क्या यही आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का स्टैंड है कि आप हर हाल में इसे 2029 चुनाव में लागू करेंगे, चाहे कैसे भी करें? 2029 के चुनाव से पहले ये लागू हो ताकि 2029 में सभी महिलाओं को इसका बेनिफिट मिले। यहां कांग्रेस की प्रवक्ता भी महिला है, इनके साथ मेरी बहुत तीखी बहस हुई है कई बार। पर मैं आज डंके की चोट पर कहूंगी कि आज के दिन सब महिलाओं को एकजुट होकर यह कहना होगा, द टाइम इज नाउ, द टाइम इज राइट हियर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।